दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे कि जब फ्लक्स कुंडली से कटती है तो उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका व्यंजक क्या है। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि डीसी मशीन में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डीसी मशीन में उत्पन्न आर्मेचर में विद्युत वाहक बल का समीकरण बताइए। ठीक है, या ऐसे पूछ देता है या ऐसे पूछ देता है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का समीकरण बताइए। ऐसे पूछ देता है कि डीसी मोटर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखिए। या समीकरण लिखने की बात कहे तो केवल डायरेक्ट फार्मूला लिखना है। व्यंजक व्युत्पन्न करिए तो उसको डिराइव करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये आपका डीसी मशीन है। ठीक है, ये आपका डीसी मशीन है। पूरा अंडाकार बन गया, इसको हम थोड़ा सही बनाते हैं। देखिए ठीक है, ठीक है। इस मशीन के ये क्या हैं, पोल है। ठीक है, आप जानते हैं इसके रोटर पार्ट पे क्या होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, यही जो आर्मेचर कंडक्टर जो इसमें घूमता है तो ये कंडक्टर इनके फ्लक्स से क्या करता है, लिंक करता है। जब ये कंडक्टर इनके फ्लक्स से लिंक करता है, मतलब कंडक्टर जब इनके फ्लक्स को काटता है तो इस कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो ये जो विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होता है, क्या होता है वो, 5Pn/Z/60 ये होता है। क्या होता है, 5Pn/Z/60 ये, 5Pn/Z/60 यही इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसमें सारी बातें क्या हैं, कैसे आया, पूरा डिटेल हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो इसके आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए इसी ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको भी आज हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्या, विद्युत वाहक बल। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट प्रोवाइड करे, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट प्रोवाइड करे, यानी कि जो कारक सर्किट में करंट के फ्लो होने का वजह होता है, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए, हमेशा जो ईएमएफ होता है वो हमेशा किसी न किसी सोर्स का ही होता है। ईएमएफ कहाँ होता है, सोर्स पे होता है। वोल्टेज कहाँ होता है, टर्मिनल पे होता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो मान लीजिए किसी सोर्स का ईएमएफ 100 वोल्ट है। ठीक है, ईएमएफ क्या है सोर्स का, मान लीजिए 100 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ, किसका, कोई सोर्स मान लीजिए, आप जनरेटर मान लीजिए। ठीक है ना, जनरेटर का ईएमएफ कितना है, 100 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरेटर अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को 100 जूल के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन को 100 जूल के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है वह ऊर्जा का एक मात्रा है। क्या है, ऊर्जा का एक मात्रा है जो सोर्स द्वारा प्रतिकूलाम आवेश को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर सर्किट में मूव करते रहते हैं, उनका पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मोशन क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही हैं, वो जाते हैं किसी परमाणु से टकराते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फिर किसी, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट के लिए उनको एक एनर्जी देना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो सोर्स जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को देता है जिससे मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे बिना हमारे पास एनर्जी है तभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
भोजन के द्वारा हमें एनर्जी मिली है जिससे मैं बोल रहा हूँ, यह कार्य क्या है मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में फ्लो होते हैं तो उनको एक एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है जिसके कारण वो फ्लो होते हैं। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह किसी सोर्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए कोई आपके पास बैटरी है, ठीक है, बैटरी है और उसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बैटरी अपने अंदर 1 कूलाम को 12 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी है जो सोर्स के द्वारा दिया जाता है। आप कह सकते हैं सोर्स के द्वारा जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। एनर्जी देने के बाद इसके ऊपर सोर्स के द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है जिससे सर्किट से बाहर निकल करके, सोर्स से बाहर निकल करके सर्किट में फ्लो होते हैं, ठीक है। तो सोर्स के द्वारा जो इस पर प्रेशर लगाया जाता है जिसके कारण इस सर्किट में फ्लो होते हैं, उसी प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं। डेट लाइक है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हमने वैभव एडवांस लर्निंग, मेरे यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वहाँ जा कर के आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज क्या है, ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ एक तरीके क्या होती है, एनर्जी होती है। इसी एनर्जी से क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मूवमेंट में कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो उसी लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं, आई इंटू आर। इसलिए ई बराबर क्या होता है, वी प्लस आई इंटू आर, ठीक है। तो हम ईएमएफ की गणना करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ईएमएफ के बारे में आपको शॉर्ट में बता दिया कि ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। ईएमएफ एक प्रकार की एनर्जी है जो सोर्स द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इस ईएमएफ का फार्मूला डिराइव करेंगे। ईएमएफ का फार्मूला कैसे फाइंड होगा, इसी को अब हम चल रहे हैं क्या करने, डिराइव करने, ठीक है। We have to determine the formula of EMF which is generated in generator in armature winding or in motor in armature winding, that is called back EMF in the sense of motor. There is a great role of this type of EMF in motor. We have to study about the back EMF and you have to study about the back EMF and role of EMF in the case of motor, ठीक है। हमें इस EMF का स्टडी बहुत कुछ करना है, इसका रोल क्या है, बैक EMF इसको क्यों कहते हैं, सब कुछ हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले ये जानते हैं कि यह फार्मूला आया कहाँ से। फार्मूला निकालने का सोर्स क्या है, सोर्स है फैराडेज लॉ। सोर्स क्या है, फैराडेज का नियम, ठीक है। इसको आप याद रखिए, इसी फार्मूले को हम डिराइव कर रहे हैं क्या, E बराबर 5PNZ/60A, इसी फार्मूले को हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सोर्स क्या है, ईएमएफ निकालने का फैराडे का नियम है, ठीक है। पहले इन सारे टर्मिनोलॉजी को लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए माना किसी डीसी मशीन का स्पीड n RPM, फ्लक्स पर पोल 5 वेबर, यहाँ लिख सकते हैं, तथा उसमें फ्लक्स पर पोल कितना है, 5 वेबर है, ठीक है। इतना आपने एजम्पशन कर लिया। फिर अगला, माना इस डीसी मशीन में पोलों की संख्या, माना इस डीसी मशीन में पोलों की संख्या P और कंडक्टर की संख्या
जेड है। ठीक है, इतनी बातें हमने मशीन के अंतर्गत मान लिया। फ्लक्स पर पोल, एक पोल का फ्लक्स फाई है, 5 वेबर है, पोलों की संख्या p है, उसका स्पीड, मशीन का स्पीड क्या है, n rpm है, चालकों की संख्या कितनी है, z है। अब रही बात a, ये समांतर पथों की संख्या है। ठीक है, और समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या क्या है, a है। इतना एजम्पशन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ईएमएफ को निकालने से पहले फार्मूला यही है, फार्मूले से देख करके हम सब जो है, जो भी चीज़ें हैं, इसको एजम्पशन हम पहले मान लेंगे। ठीक है, तो मशीन में क्या है, मशीन ये जो इसका रोटेशन है, ये क्या है, n rpm से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस स्पीड में, इसमें, इस स्पेस में n rpm से रोटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसमें एक पोल के द्वारा उत्पन्न होने वाला फ्लक्स क्या है, फाई है, इसके भी द्वारा फाई, इसके भी द्वारा फाई, इसके भी द्वारा फाई। एक पोल के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, फाई है। ठीक है, तो 4 पोल के द्वारा 4 फाई फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक, फिर माना डीसी मशीन में पोलों की संख्या, इसमें पोलों की संख्या है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 4 पोल हैं। मान लीजिए पी पोल की मशीन है, 2 पोल हो सकता है, 6 पोल हो सकता है, 8 पोल हो सकता है, इसलिए पोलों की संख्या क्या माना, पी है। अभी जो आर्मेचर, इसमें कंडक्टर की संख्या हमने माना क्या है, जेड है, और समांतर पथों की संख्या ए, मतलब जो करंट बाहर निकलता है इनसे, उनके रास्ते कितने हैं, मान लिया कितना है, ए है। ठीक है, यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर हैं। मशीन को देख करके हमने सारी चीज़ें एजम्पशन किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं अब। ठीक है, अब देखिए फैराडेज लॉ के द्वारा कैसे हम ईएमएफ को फाइंड करते हैं। ठीक है, फैराडे के नियम के द्वारा हम ईएमएफ को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, मशीन के एक रोटेशन में पी पोल के द्वारा कटने वाले फ्लक्स कितना होगा। अगर एक पोल 5 फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है तो पी पोल कितना फ्लक्स उत्पन्न करेगा, 5p। हम इसको निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि फैराडेज के सेकेंड लॉ के द्वारा हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, d∅dt होता है। ठीक है, ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या होता है, d∅/dt होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक रोटेशन में कितना समय लगा, एक रोटेशन में कितना फ्लक्स कटा, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, तो ये आपका मशीन है जिस पर मैंने पोल आपको बना दिया था ये। ठीक है, अभी जिसको मैंने रिमूव किया है, तो मशीन ये जो है कंडक्टर इसमें रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक रोटेशन में इसके कितना समय लगेगा वो यहाँ पुट करना है, और एक रोटेशन में कितना फ्लक्स कटा वो यहाँ पुट करना है। अगर 4 पोल की मशीन है तो 4-5 फ्लक्स कटेगा, अगर पी पोल की मशीन है तो p5 फ्लक्स कटेगा। ठीक है, इतनी तो सब बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अब एक चक्कर में कितना समय लगा इसको निर्धारित करेंगे, जबकि मशीन की स्पीड कितनी है, n rpm, n चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा वेबर। ठीक है, हम जानते हैं, क्योंकि ये माना गया, पहले ही मान लिए हैं कि मशीन कितना है, n चक्कर में कितना मिनट लग रहा है, n चक्कर बराबर 1 मिनट।
ठीक है, यह लिख सकते हैं कितना, 60 सेकेंड। ठीक, तो एक चक्कर में कितना मिनट समय लगेगा, 60/n सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। एक चक्कर में कितना समय लगा ये मिल गया हमको। मशीन जो है n RPM पे चल रही है। ठीक है, चूंकि मशीन, या लिख सकते हैं चूंकि मशीन n RPM की स्पीड से क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो रोटेशन पर मिनट, रोटेशन में चक्कर, n चक्कर प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में n चक्कर, ही लिखें n चक्कर बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो एक चक्कर में n इधर गया, डिवाइड हो गया, 60/n सेकेंड। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे, तब प्रत्येक कंडक्टर, एक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो प्रत्येक कंडक्टर में, हर एक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो E बराबर क्या होता है आपका, d∅/dt। अब कहेंगे एक कंडक्टर क्या मतलब है, तभी नहीं है n बराबर 1 हुआ। आपने फैराडे लॉ पढ़ा है, E बराबर n d∅/dt होता है। तो n के जगह पे 1 करेंगे तभी ना d∅/dt होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक एक कंडक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं। जब हमको एक कंडक्टर में EMF के फार्मूला मिल जाएगा तो उसमें Z कंडक्टर हो, 50 कंडक्टर हो, 20 कंडक्टर हो, हम आसानी से निकाल देंगे। अगर आपको मिल जाए कि 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपया है तो 100 किलो आलू का मूल्य निकाल सकते हैं। इसलिए हम एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे सारे कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल मालूम हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ हम एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे। अब d∅/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, जहां d∅/dt क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की, या इसको लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। d∅/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ d∅, टोटल फ्लक्स की वैल्यू रखिए 5p, एक चक्कर में कितना समय लगा, 60/n। तो एक आपके 5pn/60 तो वोल्ट है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का समीकरण हमको मिल गया। क्या मिल गया, E बराबर 5pn/60। ठीक है, ये क्या है, ये एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है। बट यू हैव टू डिटरमाइन द EMF इन ऑल कंडक्टर विच इज इन आर्मेचर आर मोटर आर इन DC मशीन। बट हमको क्या करना है, टोटल कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का समीकरण फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखिए अब हम टोटल कंडक्टर पर पैरेलल पाथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, कि मतलब एक पाथ में कितने कंडक्टर आ रहे हैं। ठीक, उस अनुसार हमको EMF की गणना करना होगा, क्योंकि जो EMF हमको मिलता है टर्मिनल पे मिलता है ना, इसलिए टर्मिनल पे हमें पाथ निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं, अब इसको रिमूव करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, प्रत्येक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले
विद्युत वाहक बल E बराबर तो आपने निकाल ही लिया 5Pn/60। ठीक है, चूंकि देखिए A समांतर पाथ में, चूंकि A समांतर पाथ में कितने कंडक्टर हैं? Z कंडक्टर। A समांतर पाथ में मतलब जो आपकी बाइंडिंग होती है, जब बाइंडिंग हम आपको बताए थे लैप और वेव बाइंडिंग, उसमें से जो रास्ते बाहर सर्किट के लिए निकलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समांतर पाथ बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए जनरेटर है, ईएमएफ को अंदर आर्मेचर में रख करके अचार नहीं डालेंगे, उस ईएमएफ को बाहर भेजेंगे ना, तो जिन रास्तों के द्वारा बाहर भेजेंगे, ठीक है, उसी को समांतर पाथ कहते हैं। तो मान लीजिए ए समांतर पाथ मतलब 1 2 3 4 इतने 4 समांतर पाथ में जेड कंडक्टर को व्यवस्थित किया गया है। ठीक, तो फिर इनिशियली जो है आपके 2 ही पाथ निकलेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 निगेटिव है तो दोनों को मिला करके एक निगेटिव आएगा, अगर 2 पॉजिटिव है तो दोनों को मिला करके एक पॉजिटिव आएगा। इनिशियली आपको 2 ही कंडक्टर बाहर निकलेंगे आपके। ठीक है, इसी के हमें एक क्रॉस ईएमएफ का फार्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए ए समांतर पाथ में पूरा जेड कंडक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है एक समांतर पाथ में कितने होंगे? Z/A कंडक्टर होंगे। कितने कंडक्टर होंगे? Z/A कंडक्टर होंगे एक समांतर पाथ में। और आपने क्या देखा कि एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल इतना है आपका 5Pn/60 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है Z/A कंडक्टर में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसी Z/A का इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आपका देखिए हमें एक ही समांतर पाथ के क्रॉस टोटल वोल्टेज की गणना करनी है, और ए समांतर पाथ में टोटल जेड कंडक्टर क्या है? व्यवस्थित हैं। ए समांतर पाथ में टोटल कंडक्टर में ईएमएफ है, तो हम एक समांतर पाथ में कितने कंडक्टर आ रहे हैं निकाल लिए, और एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है ये भी निकाल लिया। ठीक है, तो Z/A कंडक्टर एक समांतर पाथ में आ रहे हैं और एक कंडक्टर हमको ईएमएफ मालूम है, तो हमको एक समांतर पाथ में अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या करेंगे? इसका तो इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपया तो 2 किलो आलू का मूल्य 20 रुपया। उसी तरह से अगर एक कंडक्टर में इतना ईएमएफ है तो Z/A कंडक्टर में इसी का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रति समांतर पाथ। ठीक है, प्रति समांतर पाथ को टोटल विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा? Z/A कंडक्टर आ रहे हैं एक समांतर पाथ में और एक कंडक्टर में इतना विद्युत वाहक बल है, तो सीधे Z/A का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5Pn/Z अपन क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, तो ये आपके समांतर पाथ हैं, रास्ते हैं जिससे करंट बाहर सर्किट और निकलेगा। ठीक, तो यहाँ आप ये अगर लैप वाइंडिंग है, यहाँ पे आपका Z हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट। देखिए अगर मान लीजिए लैप वाइंडिंग होगा, अगर फॉर लैप वाइंडिंग है, लिख सकते हैं क्या? लैप वाइंडिंग के लिए, लैप वाइंडिंग के लिए क्या? लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर क्या होगा आपका? P हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? P हो जाएगा लैप वाइंडिंग के लिए। मतलब अगर 4 पोल की मशीन है तो समांतर पाथ की संख्या भी 4 होगी। अब वेव वाइंडिंग के लिए, वेव वाइंडिंग के लिए क्या होगा? देखिए जो समांतर पथों की संख्या होगी कितनी होगी? ऑलरेडी हमेशा क्या होगी? 2 होगी। लैप और वेव वाइंडिंग का वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से
जनरेटर या मोटर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसी को ही हम यहाँ डिराइव कर लिए। देखिए जनरेटर में तो ईएमएफ है ये, लेकिन मोटर में इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। अब इसको बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं, इसका रीज़न हम शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं, आगे हम डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, हम अब बताने जा रहे हैं आपको कि हम इसे मोटर के केस में बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्यों कहते हैं। ये आपके दो मैग्नेटिक पोल हैं जो मैंने बता चुका है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये मोटर के केस में आपने क्या कर दिया, सप्लाई दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है। मोटर के केस में आपने क्या किया, सप्लाई दे दिया। तो जब आपने सप्लाई दिया, करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगी तो इस कंडक्टर पे टार्क अप्लाई होगा। जैसे इस पर टार्क अप्लाई होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सारा डिफिनीशन मैंने बता दिया क्यों ऐसा होता है। जब ये रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है जो फ्लक्स एन टू एस मूव कर रहे हैं उन फ्लक्सों को अब काटने लगेगा। आफ्टर मूवमेंट ये क्या करेगा, कंडक्टर इन फ्लक्सों को लिंक करने लगेगा, इन फ्लक्सों को काटने लगेगा। जब ये कंडक्टर इन फ्लक्सों को काटेगा तो इसमें एक प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ हमेशा उसी कारक का विरोध करेगा जिससे ये उत्पन्न हुआ है। तो ईएमएफ किसके कारण उत्पन्न हुआ है, सप्लाई वोल्टेज के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो ईएमएफ इसी सप्लाई का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, और इस ईएमएफ का परिमाण कितना होगा, इतना ही होगा जितना जनरेटर में होता है। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ सप्लाई का अपोज करता है, विरोध करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा खासा रोल है, ये होना भी चाहिए। अगर ये ना हो तो मोटर चल भी नहीं पाएगा। ठीक है, कैसे नहीं चल पाएगा, जब हम स्टार्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि डीसी मोटर में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल की भूमिका समझाइए। ठीक है, राइट द प्ले ऑफ बैक ईएमएफ विच इज जनरेटेड इन आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका रोल क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, आपको इस बात को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब इस पर जो है मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। देखिए बच्चों, विद्युत वाहक बल पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक 6 पोल लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 80 स्लॉट हैं और एक स्लॉट में कितना है, 6 कंडक्टर है। ठीक है, और मशीन 1200 आरपीएम पे घूम रही है। यदि मशीन में फ्लक्स प्रति पोल 50 मिली वेबर हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बताना है। ठीक है ना, तो इसमें हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट फार्मूला इज इक्वल टू 5PNZ/60A। ठीक है, अब इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम उतार देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपका फ्लक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स पर पोल कितना है, गिवन डाटा। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है लिखेंगे। पहला क्या है, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, फ्लक्स प्रति पोल कितना दिया है, 50 मिली वेबर, यानी कि 10⁻³ वेबर। ठीक है, कितना वेबर होगा, 10⁻³ वेबर होगा। ये हो गया पहला फ्लक्स हो गया। अब पोल, नंबर ऑफ पोल कितना है मशीन में, 6 पोल।
ठीक है, दिया हुआ है 6 पोल, ठीक है। P इज इक्वल टू इतना हो गया, फाई इज इक्वल टू इतना हो गया। अब n, ठीक है, स्पीड ऑफ मशीन कितना है, स्पीड ऑफ मशीन n बराबर कितना दिया है आपका 1200 RPM, ठीक है। कंडक्टर की संख्या Z, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल कितने कंडक्टर हैं हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z बराबर क्या होगा, S इंटू सी। S इंटू सी मतलब क्या है, कितने स्लॉट हैं और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं। ये क्या है, स्लॉट कितने स्लॉट हैं और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अगर 80 स्लॉट हैं और एक स्लॉट में 6 कंडक्टर हैं तो पूरे 80 में 6 गुणे 80 हो जाएंगे, सिंपल सा मैटर है। तो क्या हो जाएगा 80 गुणे 6, तो क्या हो जाएगा 8 6 48, 480 कंडक्टर होंगे आपके, ठीक है। इतने, ये सारी चीजें आपने लिख दिया। ए बराबर क्या है, ठीक है, पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ कितने होंगे, लैप वाइंडिंग है तो ए बराबर पी यानी कि 4 पोल, ठीक है। कितना है, ए बराबर पी यानी कि कितना है आपका 4 पोल है, ठीक है। ए बराबर पी यानी कि क्या है 4 पोल है, ठीक। इतनी सारी बातें हमें क्वेश्चन से दी गई हैं। अब ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, क्या केवल आपको वैल्यू पुट करना है इसमें और आंसर गेन कर लेना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन व्हिच हैज बीन गिवन बिफोर यू, देन यू फाइंड, आप क्या प्राप्त करेंगे, फ्लक्स पर पोल कितना है 50 इंटू 10⁻⁻3, पोल कितने हैं आपके 6, n कितना है 1200, z कितना है आपका 480 अपन 60, ये कितना है आपका नंबर ऑफ पोल यानी कि 6 नहीं 6 पोल है ना इसमें, तो P इक्वल टू कितना है 6 होगा, ठीक है। कितना होगा 6 पोल होगा, ठीक है। अमेंडमेंट कर लीजिए यहाँ। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो 6 से 6 कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों इस 0 से 10⁻³ खत्म, ठीक है। यानी कि यहाँ 5 इंटू 2 इंटू 48 10⁻³ इंटू 10⁻³ दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया आपका 10 इंटू 40 यानी कि 480 वोल्ट, ठीक है ना। EMF की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक। तो देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सारे डाटे आपका इसमें दिया रहेगा, ठीक है। इसमें आपको सारा डाटा दिया रहेगा, कुछ आपको करना नहीं रहता है, केवल वैल्यू फुट करना है इसमें और निकाल लेना। हो सकता है EMF दिया हो, फ्लक्स दिया हो, P दिया हो, Z दिया हो, A दिया हो, N न दिया हो, ठीक है। तो N निकाल लेना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऐसे आपको पूरे डाटा दिया रहेगा, कोई एक डाटा आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप किसी भी तरह से लगा देते। अगर कह देता ये लैप वाइंडिंग ना होकर के इसी को अगर कह देता क्या है वेव वाइंडिंग है, तब आप क्या करते, वेव वाइंडिंग के लिए बस कुछ नहीं करते, यहाँ जो पैरेलल पाथ हो जाएगा वेव के लिए, जो आपका पैरेलल पाथ होगा वेव अगर होता तो, ठीक है, इसमें पैरेलल पाथ की संख्या ए बराबर क्या हो जाती 2 हो जाती, बस कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक 4 पोल यहाँ देखिए वेव वाइंडिंग है, में जनरेटर के आर्मेचर में क्या स्लॉट है, प्रत्येक स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं, ठीक है। यदि मशीन इतने RPM पे घूम रही तो उसमें फ्लक्स प्रति पोल आपको निकालना है, ठीक है। इसमें ए बराबर 2 पुट करना है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम वही है, ठीक। और इसमें आपका मैंने आंसर लिख दिया, इसको यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना, हमें नहीं। आप इसको सॉल्व करिए, नहीं आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये चीज़ें समझ लिया। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, कैसा कि जो भी EMF ये उत्पन्न होते हैं तो इसके लैप और वेव बाइंडिंग में मान लीजिए ई लैप में और ई वेव में
क्या इनमें रेशियो होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है। ठीक है, मतलब सारा डाटा वही रहे, बस लैप और वेव बाइंडिंग में रेशियो क्या होता है ये आपको बताना हो। तो लैप में आप जानते हैं 5PNZ/60A, ए बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब वेव में क्या होता है, 5PNZ/60, ए बराबर क्या होता है, 2। ठीक है, अब रेशियो निकाल दीजिए यहीं से। देखिए P से P कटा, फाई से फाई कटा, N से N कटा, Z से Z कटा, 60 से 60 कटा। तो फिर मिला क्या आपको, सब तो ऊपर वाले कट गए, तो नीचे वाला ही पोर्शन मिला ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला आएगा। ठीक है, यानी कि ई लैप और वेव बाइंडिंग में जो रेशियो होता है ये होता है 2/P, या लिख सकते हैं V वेव EMF इन वेव बाइंडिंग, EMF इन लैप बाइंडिंग क्या होता है, P/2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, इसलिए इसके लिए आप याद रखिए वेव बाइंडिंग लैप बाइंडिंग में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, P/2 होता है। ठीक है, यू कैन राइट हियर आल्सो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई वेव अपॉन ई लैप क्या होता है, 2/P होता है। ठीक है, ऐसे आप पुट कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे।